इतना लंबा प्रेस नहीं किया जाता। असल में ईवीएम ऐसी नहीं होती, ये डमी ईवीएम हमने इसलिए तैयार की कि हम समझ पाए कि ये आसान नहीं होता। देखिए ये जो इस तरह की मशीन होती है, एक्चुअली में ये साजिद रशीदी साहब के हाथ में थी। ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लिखे हुए कमल के निशान के आगे की ये बटन दबाई। वो साजिद रशीदी जिन्होंने जीवन भर कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वो किस तरह के माइंडसेट के साथ गए होंगे? क्या उन्होंने दिल में ठाना होगा, क्या दिमाग में निश्चित किया होगा कि वो गए? और साजिद रशीदी ने इस बार जो किया, आप जानते हैं कि वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निशान के आगे की ये बटन दबाई। और जब से उन्होंने बटन दबाई, कैसे दबाई एक बार फिर से बताइए रशीदी साहब। ये आवाज आपको भी आई होगी, ऐसी ही आई होगी। बिल्कुल दिमाग में ये नहीं चल रहा था जब ये चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, जब मैंने बटन दबाया तो पर्ची तो निकल गई। अच्छा, पर्ची भी निकल गई। हाँ, वो कमल का फूल था उस पे। हाँ। लेकिन वो नीचे नहीं जा रही थी। वो 30 सेकंड के लिए वो पर्ची अटक गई। वीवीपैट में आप देख रहे होंगे। हाँ। कि वो दिखी लेकिन वो अटक गई, नीचे नहीं गई। मैंने सोचा यार ये वोट कंडम तो नहीं हो गया। हाँ। तो मैं खड़ा हो गया कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगी, जब तक मैंने, अगर ये अटक गई दोबारा करूंगा। हाँ। लेकिन वो 30 सेकंड के बाद में झटके से नीचे गई और बीप की आवाज आई, यानी आपका वोट मुकम्मल हो गया। तब मैं वहां से निकला। तो साजिद रशीदी जिन्होंने ये किया रातों रात, आज एक बार फिर से सबकी जुबान पर हैं, इसलिए क्योंकि इसके पहले यही समझा जाता रहा है कि साजिद रशीदी कट्टर तौर पर विचारधारा के उस सिरे पर खड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से तो दूर दूर तक जाकर जिसका मेल नहीं है। वो साजिद रशीदी क्यों भारतीय जनता पार्टी के निशान के आगे की बटन दबाकर आए हैं? और मुझे जो पता है वो ये पता है कि साजिद रशीदी के पास एक पर्ची वो वाली है जिसमें इस बात का प्रूफ भी है कि अगर कोई सवाल करे कि आपने वाकई दबाया है या आप ऐसे ही आकर बोल रहे हैं, क्योंकि करते हैं बहुत सारे लोग ऐसा, देकर किसी को आते हैं, बोलते किसी और को हैं, उन्होंने उसकी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है। साजिद रशीदी आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपकी तालियों के साथ उनका इस्तकबाल। एक बात यह भी कि इसी धर्म संकट में बैठिए साजिद रशीदी साहब। साजिद रशीदी साहब आज यहां जब विराज रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है धर्म संकट में बीते दिनों उनकी आमद हुई थी। इमाम इलियासी साहब यहां बैठे हुए थे, आप वहां खड़े हुए थे। आज उन्होंने एक बटन दबाई और आज यहां तशरीफ है उनकी, और आज उनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। ये खास ऑडियंस हमारे साथ यहां जमा है, वो कैसे देखती है इसको क्या एक बड़ी परिवर्तनकारी घटना के तौर पर देखा जाए, एक व्यक्ति के कुछ समय के लिए अपने दिमाग को बदल लेने के तौर पर देखा जाए, या एक विचारधारा ही जो अपने आप को दूसरे सिरे पर खड़ा पाती रही वो अब असल में संगम की तरफ जा रही है? क्योंकि इन दिनों कुंभ की भी चर्चा हो रही है, तो क्या कहीं संगम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज विशिष्ट लोग भी जुड़ रहे हैं। अब निजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जानते हैं प्रखर विचारक हैं संघ के। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार भी हैं। इतिहास गवाह रहा है कि अगर विचारधाराएं नहीं मिली तो ज्यादातर 90% या ज्यादा केसेस में वो फिर नहीं मिलती। फिर अचानक इस तरह की तब्दीली कब होती है, ये भी हम उनसे समझेंगे। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। मसूद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं इत्तेहाद सोसाइटी के। मसूद हाशमी साहब, हाफिज नूर साहब, अब निजेश जी और प्रोफेसर कपिल कुमार, बहुत स्वागत करता हूं आपका। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आप निकले घर से तो तय था दिमाग में, बगैर किसी और सेकंड थॉट के आप गए और आपने बटन प्रेस कर दी, या कई उथल पुथल हो रही थी आपकी उस समय, दिल दिमाग में चल रही थी बहुत सारी बातें? नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था इस मामले में। ये महीनों से मैं सोच रहा था। मैं जब भी देश में उस राजनीति को देखता हूं जो राजनीति दो भाइयों को दो सिरे पे लाके खड़ा कर देती है, मैं उस राजनीति के बारे में अक्सर रात में बैठकर सोचता हूं, तन्हाई में सोचता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हिंदू मुसलमान दो भाई जैसे पहले मोहब्बत से रहते थे आज भी मोहब्बत से रहें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसमें कहां कमी है, क्यों कमी है, किसकी तरफ से कमजोरी पाई जा रही है? ये सारी चीजें मैं सोचता था। मैंने देखा कि किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ये दूरियां खत्म करने की, ये गैप मिटाने की। जब तक ये दूरियां कम नहीं होंगी, नफरतें कम नहीं होंगी, दूरियां मिटानी पड़ेंगी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुसलमान को विपक्षी पार्टियों ने
बीजेपी को हराने वाला बता दिया। आपकी इस बात को और आगे मैं ले जाऊंगा। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि बीजेपी को हराने वाला मुसलमानों को करार दे दिया था, ये आपने। लेकिन वो एक मोमेंट होता है ना, जिसको यूरेका मोमेंट कहते हैं, एक ऐसा परिवर्तनकारी एक लम्हा होता है जिस समय आप डिसाइड करते हैं। क्या एक घटना हाल के दिनों में ऐसी घटी थी जिसको आप टिपिंग इंसिडेंट मानेंगे, जिसके बाद अचानक आपको लगा कि नहीं, अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा? मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि मैं दोनों सिरों को एक जगह कैसे लाऊं। मेरे दिमाग में यही सवाल चलता था। दोनों सिरों को एक साथ लाने की जो आपको तरकीब सूझी, वो ये निशान और ये बटन सूझी। ये निशान और बटन एक जरिया है। ये निशान और बटन जरिया है। क्या जरिया है? मैंने अपने समाज को एक संदेश देने की कोशिश की, और वो संदेश ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हमारे ऊपर एक टैग लगाती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, हमें एक संदेश देना है अपनी तरफ से। यानी साजिद रशीदी एक संदेश दे रहा है अपनी तरफ से कि हम बीजेपी के जिताने के लिए भी वोट कर सकते हैं, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए नहीं। और सवाल यह भी है कि बीजेपी हमारे लिए अछूत थोड़ा ही है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आप इस बात को अंडरलाइन करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा दिखाकर मुसलमानों को डराया जाता है, कई बार उनको भ्रम की स्थिति में रखा जाता है। वो भ्रम की स्थिति दूर होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए अछूत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इतना डराया जा रहा है कि मुसलमान डरा सहमा जिंदगी जी रहा है। ये एक बड़ा कदम है जो साजिद रशीदी ने उठाया। मेरे साथ मौजूद मेहमान और ऑडियंस इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले अवनीश जी आपसे, इनकी बातों पे कौन सी वो अहम बात है जो आपने नोट की? आज बड़ी संजीदगी से बात कर रहे हैं रशीदी साहब यहां पर बैठ करके, और मैं हल्के फुल्के अंदाज से शुरू करता हूं। एक बातचीत चल रही थी कि साजिद रशीदी साहब ने कहा कि मैंने देखो बीजेपी को वोट दिया, ऐलान भी किया, तो कहा कि अब तो रशीदी साहब को धमकियां भी मिलेंगी, क्योंकि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है उसके साथ मिसबिहेव होता है। तो किसी ने कहा कि नहीं, यही तो धमकी देने वाले थे, अब इनको कौन धमकी देगा? यही धमकी देने वाले थे, इनको धमकी कौन देगा? वो कह रहे हैं लेकिन कि लाइटर नोट, लेकिन लाइटर नोट महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक रशीदी साहब जो आज बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ये बात पहले किसी ने आप सोची। जब ये कह रहे हैं ना अपनी जी, मैं बार बार देख रहा हूं उनका फोन बज रहा है और वो देख भी रहे हैं, कहीं धमकी तो नहीं आ रही ना रशीदी साहब? नहीं आ रही। हाँ, बात पूरी की। वो मैंने कहा कि यही देते थे ना वो तो। अच्छा, ठीक। लाइटर बात हो ही रही है। हाँ। कि आधी रात और सुबह के बीच ना जाने क्या बात हो गई, जो वोट जानी थी कहीं और, वो बीजेपी चली गई। हाँ। है? अब मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूं, और लाइटर साइड पे नहीं साहब, वो कह रहे हैं महीने डेढ़ महीने पहले डिसाइड कर दिया। मैं देखिए महीने डेढ़ पहले का मैं वाकया इस डिबेट में लाना नहीं चाहता। हाँ। मौलाना साहब के साथ ही हुआ था मेरा, खैर छोड़िए उस बात को। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, और ये बड़ी संजीदगी से पूछ रहा हूं आपसे कि मौलाना साहब, ऐसा तो नहीं कि जब आप वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले तो बेगम साहिबा ने हाथ पकड़ लिया, ठीक है, और बोले भाई देखिए ये फायदे हुए हैं हमें मोदी राज के अंदर, तो वोट बीजेपी को ही डाल के आना। और फिर जब आप रास्ते में निकले तो जितनी और महिलाएं आ रही थी, समझे ना, बुरके में या वैसे भी अपनी जितनी थी, उन सब ने रोक के, इमाम साहब वोट डालने जा रहे हो ना, भाई देखो हमारा 3 तलाक चला गया था, बीजेपी को ही डाल के आना। तो कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। नूर साहब, आपकी बात पे आता हूं, कपिल साहब कहिएगा, लेकिन नूर साहब ये ठीक काम किया, और ये पहलकदमी जो वाकई है ये संगम की तरफ जा रही है, मिलाने की तरफ जा रही है। साजिद रशीदी साहब देश के नागरिक हैं और उनको ये अधिकार है वो किसको वोट दें, लेकिन साजिद रशीदी साहब ने जो पहले बोला है अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है, कहीं ना कहीं समाज उन्हें पसंद भी करता है, तो उनको चाहिए था ये था कि पहले जो बोला था उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। पहले तो कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, बहुत बार बोला है। अब मैं यहां लेकर के तो नहीं आया हूं, लेकिन आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब आप हमारे साथ बोले हैं, मुखर होकर के बोले हैं, लेकिन आज जब आपने वोट दिया है, आपका समाज जबकि आपके साथ आपको अपना आइडियल मानता है, तो अपने समाज को कैसे आप समझाएंगे, क्या कहेंगे उससे? इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है क्या? मैं ये तरीका तो नहीं अपना सकता सवाल का, क्योंकि वो एक जिम्मेदार शख्स तो आप उसी चीज को सभ्यता के साथ कह रहे हैं। मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि अपने समाज को क्या जवाब देंगे, जिसको जो आप जो पहले अपनी तकरीर में, अपनी डिबेट में ये बात करनी है। ये बात नहीं है। बात सवाल ये है कि जो बात मैंने अभी उठाई थी
अरे नूर साहब ने जो कहा है उस पर पहले यहां से रिएक्शन आने नहीं, दीजिए। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा नहीं, था। आप तो बाद में बोलेंगे क्योंकि वोट देकर वो आए हैं, वो कह रहे हैं समाज को क्या मुंह दिखाएंगे आप। नहीं, जो मैंने सवाल किया था, एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। और एक चीज अजहरी- और, इसमें अभी तक आपके खिलाफ फतवा क्यों नहीं हुआ? अजहरी साहब को मैं एक चीज बता दूं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कहता हूं आपसे, मैंने सरेंडर नहीं किया बीजेपी के साथ। मैं एक वोट फुल देने का को क्या कहेंगे? एक फुल रशीदी का साहब, काम वोट देने को कहेंगे, आपने मैं- वोट दिया, उसका ऐलान हाँ, किया। मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मुसलमान और बीजेपी के दरमियान एक पुल का काम करना चाहता हूं। अरे मैं ये चाहता हूं कि जो बीजेपी से मुसलमानों को डराकर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी हमारा वोट रुके छीनती है। आपने पहले भी अपनी ही बातों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि मुसलमानों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है? यस यस यस, ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैंने कहा भी, शायद उसको नोट नहीं किया, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया है, सरेंडर नहीं किया। अगर मेरे समाज के खिलाफ या मेरे देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कानून आएगा, आपकी नजर कोई में बिल सरेंडर पास होना होगा, किसको तो कहेंगे? सरेंडर होना उसको कहते हैं सर सरेंडर होना उसको कहते हैं कि बीजेपी अब जो भी करे मैं चुप रहूंगा। नूर साहब को और रशीदी साहब को विंडो में रखिए, दोनों को साथ में। हाँ, मैं चुप रहूंगा, बीजेपी चाहे जो। मैं ये कह रहा हूं, अगर देखिए बीजेपी वक्फ बिल की बात करती है, मैं उसके खिलाफ आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। तब वोट आप करेंगे तो वक्फ बिल के खिलाफ कहाँ हैं आप? बिल्कुल आप रहूंगा। वोट नहीं, वोट करने का मतलब क्या है? सर, वोट ही मेरे- तो सब कुछ है। मेरे दो आप संविधानिक बताइए, लोकतांत्रिक मुल्क में ये क्या है? वोट ही तो ताकत है आपके पास। दूसरी ताकत बताइए अपने आप में। अजहरी भारत साहब, में अगर ये वोट वक्फ बिल पर होता तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं साहब। ये वोट दिल्ली सरकार जो बनाने पर भारतीय था। जनता ये इस पार्टी बात से इस सहमत तरह नहीं हूं का साहब आपकी मैं। अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाह रही है, आप उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो अगर वक्त पे वोट कराती तो आप उस पर वोट नहीं देते। बिल्कुल नहीं करता। अरे तो आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, पत्ते में पानी नहीं डाल अगर रहे। अगर कॉमन सिविल कोड पर वोट होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। दिनेश जी, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं एक विचारधारा के साथ नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, विचारधारा के साथ ही कहा जाएगा जब आपने वोट दिया है। मसूद हाशमी तो साहब इसमें कुछ ये नहीं कर रहे हैं। मेरे दो संविधान सर, मेरे दो संवैधानिक अधिकार हैं। एक संवैधानिक अधिकार यह है कि मैं किसी भी पार्टी को वोट करूं, और दूसरा मेरा संवैधानिक अधिकार यह है कि जो पार्टी मेरे अधिकारों का हनन करे मैं उसके खिलाफ मुखर होकर बोलूं। तो मतलब ये इससे मेरा मोहब्बत नहीं संवैधानिक है, इससे मोहब्बत नहीं है, उनसे नाराजगी है, इसलिए इसको जाकर आपने आई लव यू कह नहीं दिया। नहीं, मुझे अपने समाज से मोहब्बत है। मैं अपने समाज को कुड़ते हुए, डरते हुए, लेकिन आप तो पहले कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, समाजवादी को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इनसे नाराजगी, इन्होंने हमारा हक हड़पा है, इसलिए हम जाकर पुल का काम कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं अपने समाज को कुड़ते हुए नहीं दिनेश जी, देखना चाहता, मसूद डरते साहब। हुए नहीं देखना चाहता। मसूद हाशमी साहब, दिनेश जी देखिए, ये सब बात कहने की जरूरत नहीं है कि हमको सबका अधिकार है चाहिए से वोट दें, लेकिन वोट देने का मकसद बनता है कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उसकी आइडियोलॉजी को हम सेकंड करते हैं या नहीं करते। आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप उसकी पूरी आइडियोलॉजी को या तो आप सेकंड करते हैं या आपको कोई किसी तरह का डर है। अब साजिद रशीदी साहब बेहतर जानते होंगे कि उनसे पिछले दिनों में क्या गलती हुई है जिससे उनको ये डर लग गया, तलवार इनके सर पर लटक गई, या कहीं बीजेपी वाले उठा के हमें ईडी और आईबी के चक्कर में ना फांस दें या जेल में ना डाल दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को जो वोट दे रहा है मुसलमानों को डर का मारा हुआ है। मैं बता रहा हूं क्लियर, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मुसलमान वोट दे रहा है तो डर का मारा हुआ है। ये यहाँ बैठ के मुसलमानों को डरा सहमा हुआ कह रहे हैं। मुझे दिखाएं कौन सा मुसलमान डरा सहमा आप ये बताइए, मुसलमान भारत की किस गली में नहीं जाता, किस मार्केट में नहीं जाता, कहां पे मुसलमान नहीं जाता, कहां से डरा रहा है मुसलमान? आपने दो बातें कही ना, आपने दो बातें कही, या तो आइडियोलॉजी को सेकंड कर रहा है, या तो आइडियोलॉजी को मान रहा है, या डरा हुआ है। ये आइडियोलॉजी को भी तो मान सकते हैं। ये है मुसलमान, आप डरे हुए हैं कि आइडियोलॉजी को मान ये रहे डरे हैं? हैं, इन्होंने डर के किया है और अपने वोट का ऐलान। एक सेकंड सुनिए ना। नहीं, पहले मैं लेट मी फिनिश। अब मतलब शो इन्हीं का है, सारी बात इनकी हो रही है। हम मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से क्या चाहिए? आप ये भी तो पूछिए ना, मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से चाहिए क्या? वो आगे पूछ लेंगे, वो आगे पूछ लेंगे, लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी है। तीसरा भी ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है जो वो ये कह रहे हैं कि मैं पुल बनना चाह रहा हूं, मैं आइडियोलॉजी के सामने नहीं गया। साजिद रशीदी साहब माफ कीजिएगा, हमारे एक इज्जतदार शख्सियत जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि पुल बन जाएंगे। आपकी बात पर जवाब तो ले लीजिए। हाँ भाई, मेरे भाई, मैं आपको बड़ा भाई भी कह सकता हूं। आप एक चीज को समझिए, पुल बनने के लिए कद बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। महात्मा गांधी जिस वक्त ये तहरीक लेकर चले, वो महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी बाद में बने। महात्मा
गांधी ना सर, है सर, ना मैं- हो सकते। अरे लेकिन भाईचारे का मतलब मैं ये हरगिज महात्मा ना गांधी होना बनना नहीं चाहिए चाह रहा हूं। कि हम मैं तो फिर कह रहा संगे हूं। भाई उन्हें और वो सुनिए। चारा हमें। अरे वो मैं- कह रहे हैं कि वो मेरी सुन तो गिलहरी लीजिए। हैं। अच्छा, मेरी वो सुन तो सेतु लीजिए। बनाने के लिए अपनी भाई, पीठ में मेरी रेत सुन के तो कण लीजिए। चिपका के योगदान दे रहे पहले हैं। जो हाँ। सत्ता भाई, में मेरी है, सुन जो तो देने- लीजिए। हाँ, सुन जो तो लीजिए। देने की पोजीशन में है, अच्छा, पहले मेरी उनसे सुन तो तो आप लीजिए। बात करवाइए। अच्छा, मेरी सुन तो आरोप लीजिए। इसके बाद आ रहा है। देने की पोजीशन में जो सत्ता में है, उनसे अच्छा, तो कुछ मेरी इशारा सुन तो लीजिए, करवाइए। कम से कम मेरी सुन तो सर लीजिए। आप डर के गए थे क्या? रातों रात कोई तलवार लटक गई क्या? सुनिए सुनिए, देखिए, ना तो मेरे 2 नंबर के काम है कि मैं डरूंगा सीबीआई से और आईडी से, नंबर 1। दूसरे, एक बाइक इधर दे रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी से अपनी बात करिएगा जब भी कीजिएगा। हाँ, लेकिन अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब। हाँ, दूसरे ये कि मैं आइडियोलॉजी उस वक्त एक्सेप्ट करता है आदमी जब उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। मैंने वोट दिया है, सदस्यता ग्रहण नहीं की है। समझ लीजिए आप इस बात, ये दोनों बातें अलग अलग है। वोट देना आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने का नहीं होता। एक बार हाफिज साहब, आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने का मतलब है मैं उसका किसी की सदस्य बन जाऊं। विचारधारा से आप, अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आप सदस्यता ग्रहण नहीं की है। अब वो आप करें समझ ना नहीं रहे उस करें, चीज को। वो करें ना करें, भाई, आप silent समझना नहीं सदस्य चाहते भी उस होते हैं। चीज को। नहीं, बिल्कुल। सुनिए, मसूद साहब वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनके घर पे जाके रहना शुरू नहीं कर दिया है, मैं उनके घर जाकर सिर्फ दावत खाकर आया Who हूं। knows better? रास्ता- Who knows better? दावत खिला के Who knows दिनेश better? जी को- अभी इधर की हमें क्या टिप्पणी, अभी मालूम? इधर वाले आप उसके अलावा एक दिनेश जी एक बात और बता दूं, दिल्ली के अंदर बहुत मुसलमान ऐसे हैं, मैं तो समझता हूं शायद ये बात ये कहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कही। हाँ। बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो सोचते हैं यार इसे आम आदमी पार्टी को वोट देने का क्या फायदा, डायरेक्ट बीजेपी को दे दो। हाँ। इस नोट पे भी मुसलमानों ने, मैं जानता हूं, वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों एक आपको सूत्र का तकलीफ रुख किस है। बात से? इनके वोट देने से या ऐलान करने से? इनके ऐलान मेरे करने से। तकलीफ देने से। इनके ऐलान मेरे करने से। वोट देने से आपको तकलीफ आपके है। वोट देने से नहीं, आपके ऐलान करने नहीं से नहीं, मेरे तकलीफ है। वोट देने से तकलीफ है। इनको वोट देने से अभी तकलीफ है। देखिए, एक बात इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ये एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इनको तकलीफ क्यों है? सुनिए, इन्होंने एक बात आपके चैनल पे एक्सेप्ट कर ली कि बहुत सारे मुसलमानों ने इसलिए वोट किया क्योंकि वो केजरीवाल की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते। Exactly. नंबर एक। सुनिए, अब सुनिए, अब मैंने आपको सुना। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके वोट देने का भी रीजन यही था क्या? नहीं, मैंने तो जिस पार्टी को दिया मैं ऐलान नहीं करूंगा। अरे सर, मैं पूरी मैं क्यों अपने वोट को बदनाम करूंगा भाई? जिन लोगों ने केजरीवाल की आइडियोलॉजी से तंग होकर, या जिन लोगों ने दिल्ली दंगों में उनका रोल देखकर, या जिन लोगों ने जमात तबलीग को बदनाम करने का रोल देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया, आपकी नजर में वो सही है या मैं सही हूं? जिन लोग, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये बात कहते जो आप अब कह रहे हैं तो शायद आप नहीं, मैंने सवाल किया आपसे, तो वो आपके सही है या मैं वोट की सही हूं? लाज बच जाती। अगर ये बात जो मैंने आपके कान में डाली है, जहन में डाली है, अगर आप ये बात कहते तो आपके वोट की लाज बच जाती अगले 30 लेकिन सेकंड यहाँ कपिल सर आपके, यहाँ अगले 30 उसके आपका बाद वोट आपके जो है सर छक्के दायरे में है। सर, मैं क्या सियासत होने वाला है साजिद रशीदी के साथ? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कहते तो फिर आपकी निगाह में गुनाह माफ है ना? नहीं, गुनाह माफ नहीं, मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत वो हो जाता, बैलेंस हो थोड़ा जाता, बहुत बैलेंस हो ये तो जाता। अच्छा, इन्होंने- नहीं, लेकिन नूर साहब के लिए बैलेंस हो गया क्या ये कहने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो फिर भी नहीं हुआ। तो वो ज्यादा बड़े मुसलमान है, ऐसा तो नहीं है। आदमी की अपनी राय। चलिए एक सेकंड, अब नीचे। मैं दिनेश जी, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, आज इन दोनों लोगों ने उस बात को बिल्कुल सच कर दिया। मैंने कहा धमकी तो नहीं मिली, यहां पर क्या हो रहा है, आपने कहा क्यों, आपने कैसे वोट दे दिया? और पहला वाक्य था इनका, पहला शब्द था कि ये जो ठेका ले रखा मुसलमानों ने, मुसलमानों कौम को आपने धोखा दिया। इसका मतलब कम्युनिटी के आधार पर, एक सेकंड दिनेश जी, अगर कुछ बहस होनी है, कुछ बात नहीं तो हो जाए फिर, ठीक है ना? कम्युनिटी के आधार पर अगर वोटिंग होती है तो कम्युनल वो है, या जो मुद्दों के आधार पर प्याज महंगा हो गया उसके आधार पर वोट देता है, रोजगार नहीं उसके आधार पर वोट देता है, तो फिर उसके आधार पर। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड सर, आप इधर आ जाएं, आपके कुछ बाइट्स आपको दिखाऊंगा। आप कह रहे हैं बीते दिनों आपने क्या बातें कही हैं, वो कभी जाएंगे नहीं, कहते हैं कि हाँ हुआ ब्रह्मांड में हमेशा रहता है। जी, ऐसा है, जो लोग खाई के ऊपर पुल बनाने की बात करते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। लकड़ी का पुल बनाओगे आग लग जाएगी, लोहे का बनाओगे जंग लग जाएगी, सीमेंट का भी बनाओगा तो बाढ़ में बह जाएगा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि जो खाई हटा दो? नहीं, इस खाई को पाटना है हमें। एग्जैक्टली। हर कोई पुल बनाने की बात क्यों कर बन रहा रहे हैं? खाई को पाटा क्यों नहीं जा रहा? खाई को प्रोफेसर पाटने कपिल एक की बड़ी बात बात कोई कह रहे क्यों नहीं हैं, करता? आप पाटने की पहल कदमी करेंगे क्या, ये सवाल अगला है। लेकिन उससे पहले जरा आपकी कही हुई बात आप यहां आ जाएं, ये प्ले कीजिए जरा। ये रशीदी साहब की ही कही हुई बात है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, या मुस्लिम शासन आ जाए, क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? दुर्भाग्य से इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी
कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये आप ही की कही हुई बातें हैं? मैं क्या गलत है इसमें? आप इस पर कायम हैं? आप मुझे बताइए। शब्दशः क्या आप आज इस पर कायम हैं? सुनिए सुनिए, मैंने कहा क्या इसमें, देखिए सर हाँ या ना में जवाब हाँ दे मैं दीजिए। बता, मैं कायम हूं, सुनिए आप क्यों? बस बात खत्म हो गई। ये आज भी इस पर कायम है, लेकिन साथ में इस बात का ऐलान भी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मैंने पुल बनाने का काम किया है या उसकी पहलकदमी की है। बहुत जल्दी प्रोफेसर कपिल। नहीं, ये तो फिर साफ लगता है कि अगर दिए इन्होंने तो जिस तरीके से ऐलान किया है, हाँ। तो फिर तो लगता है कि कहीं ना कहीं सियासत में अपना कुछ सियासत में कुछ तलाश नहीं। अवनीश जी तलाश नहीं, मैं सिर्फ इस बात की कि इन्होंने वोट दिया, ऐलान किया, उस पर जो प्रतिक्रिया है यहाँ पर, वो आपको अजीबोगर्द नहीं लगता कि एक आदमी, और ये सिर्फ रशीदी साहब नहीं है, रशीदी साहब तो फिर भी थोड़े हटे कटे आदमी है। मैं कितने बार आता है कि किसी की वाइफ ने दिया, उसने अपने घर से निकाल दिया, ट्रिपल तलाक दे दिया, मारा पीटा। तो आप इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हमारे इलाके के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको फिर भी हो सकता है कि कंसीडर कर लें। नूर साहब तो फिर भी कंसीडर नहीं करेंगे। काम कर रहे हैं आरएसएस वाला। हमारा एक ही सवाल है, उसकी विचारधारा से आप मुतमईन नहीं है, तब आपने वोट दिया है, तो ये वोट कैसा दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनता आपसे पूछ रही है, सवाल कर रही है। एक सवाल है मेरा, मैं अजहरी साहब का जवाब दे दूं पहले? एक छोटा सा सवाल और उसी में एक्सटेंड कर रहे हैं। बड़े दिनों कई बार हमारी आपकी डिबेट्स हुई है और मैंने एक बार सवाल भी ये पूछा छोटा था रखिए सर। हाँ कि बांग्लादेश से जो ये दोबारा उठा कि गजवा हिंद करना है और हम बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को हम मनाएंगे, उसमें कॉरिडोर बना दें। हाँ, उन फेनेटिक्स के खिलाफ क्या आपने कोई बयान दिया कि हिंदुस्तान पे तुम ये नहीं जो कर लोग सकते? कट्टरवादी बातें कहते हैं, पुल बनाना है तो उनको शांत कीजिए। नहीं कर सकता। एक सेकंड देखिए, मैं आपको कपिल जी, मेरे सैकड़ों बयान पब्लिक डोमेन में हैं बांग्लादेश को लेकर, सैकड़ों डिबेटें पड़ी होंगी मेरी। मैंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है, नहीं, वो नहीं, हम उनके साथ नहीं है। मैं उस अपील की बात कर रहा हूं, और मैं घोषणा उन्होंने की कि हम गजवा हिंद करेंगे, मैं उस पे नहीं जा रहा कि किसको मारा, किसका कत्ल अच्छा किया। सुन, तो जवाब तो सुन लीजिए मेरा, जवाब तो सुन लीजिए महाराज। आपने एक सवाल कर दिया, जवाब ले लीजिए। हम महाराज नहीं है भाई। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो इस हक में हूं कि मेरा हिंदुस्तान जिस तरह पहले बड़ा हिंदुस्तान था, इराक ईरान तक, आइए चलिए लेते हैं सब। क्या तो आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये तो एक तरीके से आइडियोलॉजी में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और ये अखंड भारत की तरफ आगे जा रही है। ऑडियंस भी इस पर कुछ कह रही है, बहुत जल्दी से कहिए अपनी बात। मेरा 3 सवाल है मौलाना साहब से। पहले उनको मेरा राम राम। सर, अभी आपका विचार भाजपा से मिल गया है, तो इस चीज को आप पब्लिकली क्यों नहीं एड्रेस किए कि आपके कौम के लोग भी भाजपा को सपोर्ट करें? आप इलेक्शन होने के बाद ये चीज बताएं। और दूसरा है कि कहीं बुलडोजर का तो डर नहीं था, घर के बाहर बुलडोजर आके खड़ी हो गई। और तीसरा ये रहा कि अब कुंभ में अभी स्नान करने, अभी कुंभ अभी खत्म नहीं हुआ, तो कहीं आप घर वापसी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, ना तो मुझे ईडी का डर है, ना सीबीआई का डर है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये, मेरे बच्चे जवान हो गए, मुझे उनका भी फिक्र नहीं है, सब अपने काम पे लग गए हैं। तीसरी बात ये है, मैं तो खड़ा ही अपने घर में हूं भाई, हिंदुस्तान मेरा घर है। हमारे लिए रास्ते, देखिए, हमारे लिए पार्टीशन में रास्ते खुले हुए थे, हम जा सकते थे पाकिस्तान, कोई हमें मना नहीं कर सकता था, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चूज किया, इसलिए किया। इसे मैं जो गजवा हिंद कह रहे हैं बांग्लादेश वाले, उस पे आपका क्या राय है? अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपका भी, मैंने जवाब देना शुरू किया था, लेकिन अखंड भारत की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश जवाब में अखंड भारत की बात वो कर रहे हैं। देखिए, फिलिस्तीन में रह रहे मुसलमानों के लिए आपके मन में बेटा एक चीज लेके जाओ, चाहती ही नहीं आरएसएस ने टुकड़े करवाए देश के। एक मिनट भाई, एक अखंड भारत कहां से? एक मिनट, ये कोई यही रशीदी साहब जब धर्म संकट में आए थे पिछली बार, तो क्या हुआ था, जरा वो प्ले कीजिए और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। साजिद रशीदी यहां पर इसी जगह पर मौजूद थे और तब क्या हुआ था, जरा यहां पर देखिए और इसके बाद में आगे बात करता हूं। आप के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे, मैं माफी मांगता हूं, अल्लाह, मैंने बोल रहे हैं ना, ये मैं तौबा करता हूं, थोड़ी देर शांत होने सबके सामने तौबा करता हूं, आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंडसेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंडसेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई, तीनों से करा लो ना, करा लो ना।
ये कि माइक तोड़ दिया यार। यही साजिद रशीदी हैं, ये उनके उस दिन के तेवर हैं और आज तेवर निश्चित रूप से वो तेवर नहीं हैं। अब एक बात मैं आपसे ये तेवर क्यों नहीं है मेरे आज? वही तेवर है, क्यों नहीं तेवर? नहीं हूं ये वही तेवर है क्या? अगर वो तेवर नहीं है हाँ। तो इनको ये नए तेवर पसंद नहीं है। नहीं, ये नए उनको तेवर वही तेवर पसंद है। इनको वही तेवर पसंद है। हमला बंद ये करो, बात असली- इनकी करो। असली- मैं इलियासी- असली- हमारे असली इलियासी बात से उसमें हो रही थी। कोई मैसेज पहुंचा दिया। मैं आपको एक बात बताता मुझे देख के हूं, लगा उस समय क्या चल रहा था जी। उसका थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं। जी यहां इलियासी साहब बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि आप वहां गए और जहां पर सुन लिया। बुत को स्थापित किया जा रहा था, प्रतिमा स्थापित हो रही थी, आप वहां गए, ये कुफ्र हुआ, आपने एक तरीके से कुफ्र किया, इसके लिए फतवा जारी हुआ और मैं इस्लामिक माइंडसेट का आदमी हूं। अब सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाना, 370 हटाना, यूसीसी लागू करना, यह सब रखा हुआ है, आपकी निगाह में वो कुफ्र था, इसलिए इलियासी साहब से आप बहस कर रहे थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो कुफ्र वाला काम किया और आपने उसको वोट दिया, तो आपने भी क्या कुफ्र वाला काम कर दिया? एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए, किसी को वोट देना यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। इस्लाम कहां कहता है कि आप वोट मत करना बीजेपी को? कहां लिखा है शरीयत में कि बीजेपी को वोट नहीं करना? इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि जो आपकी कौम के लिए नहीं, कहता रशीदी हो, साहब, रशीदी जो साहब। आपकी कौम के बारे में सोचो उसको वोट दोगे। रशीदी साहब, यही मैं कह रहा था। रशीदी साहब मेरा सवाल है। इस्लाम को बीच में रशीदी साहब मेरा सवाल है। कौम की बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल की बात नहीं कर रशीदी रहे। साहब मेरा सवाल है। आप मुझे बताइए। आप ऐसा आप कौम की तरफ से, दिनेश भाई। कौम के हर किसी व्यक्ति की तरफ से बात करने के लिए दिनेश अधिकृत है क्या? भाई, दिनेश भाई, नहीं, सुने सुने। मैं एक सवाल कर देता हूं। ये भी नहीं है ना। सुनिए, यहाँ सारे नौजवान बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। एक मिनट में अपनी बात इनसे सुनिए, पूछिए, सुनिए। पहले इनसे सुनिए, पूछिए। मैं अजहरी साहब से पूछ रहा हूं। अरे अजहरी साहब रुक तो जाइए। इनसे पूछिए कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? अरे भाई, मुझे बताएंगे क्या होता है? सुन तो क्या होता है लीजिए, डेमोक्रेसी में सबसे सुन बड़ा तो हथियार? लीजिए। मेरी वोट बात होता है ना, सुनेंगे नहीं जब तो आप बात वोट नहीं जिसको होगी। दोगे वही तो मजबूत होगा। आप वोट उन लोगों को देना चाहते हो जो आपकी मदरसों के दुश्मन है, अच्छा, सुनिए, मस्जिदों के दुश्मन अच्छा, है, ठीक है, ठीक है। आपकी आस्था के दुश्मन है, अच्छा, मेरे आपके सवाल- अकाईद के दुश्मन अच्छा, ठीक है, है। आप उनके साथ खड़े आप जरा होकर सुन लीजिए, रशीदी साहब ये शांत होने देते हैं, इनको शांत होने देते हैं, वरना इधर पहले देख लेते हैं, जरा फिर आते हैं आपकी बात। जरा ये देखिए, ये पहला ग्राफिक्स प्ले हो रहा है, इस पर आपकी राय। बीजेपी ने मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा काम कौन सा किया है? साजिद रशीदी, 3 तलाक का खात्मा, हज कोटा का बढ़ाया जाना, वक्फ संशोधन बिल या उस्ताद योजना? ये उस्ताद योजना क्या है? उस्ताद योजना बुनकरों के लिए लागू की गई है वाराणसी में, जिसमें वो जो बुनकर जो ट्रेड के महारथी रहे हैं उनके लिए खास स्कीम लाई गई। देखिए, जहां तक ये 3-4 चीजें आपने की हैं, ट्रिपल तलाक जो है पहले ही मुसलमानों में गलत समझी जाती थी, इसलिए मुसलमान ट्रिपल तलाक कानून पर खामोश। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये काम है जिसको औपचारिक रूप से करके अच्छा काम किया गया? हाँ बिल्कुल, इस पे औपचारिक रूप से मोहर लगा के ठीक काम किया हाँ, गया। उसमें चलिए कोई- अगला प्ले कीजिए। नंबर 1, हाँ, हज कोटा हाँ। हिंदुस्तान के हाथ में बढ़ाना है ही नहीं, हाँ ये सऊदी से बढ़ता है। हाँ, अरे तो उसके लिए प्रयास किए गए, नहीं किए गए? नहीं, यहां से होता ही नहीं, ये सर वहीं से होता वहीं से अरे होता है। होता वहीं से, और होता- ऑफिस इसका- वहां है, लेकिन इसका- प्रयास यहां से हुए कि इसका- नहीं इसका हुए? तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जितनी भी जनसंख्या अभी होती तो है मेरा किसी सवाल देश से- सिर्फ ये था कि इनमें से किसको आप सबसे बेहतर मानते हैं? हाँ, 3 तलाक वाले चलिए, मसले को? चलिए चलिए, अगला प्ले कीजिए। अगला है, क्या चुनावों में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुप्त प्रचारक की भूमिका में रहते हैं? हाँ, नहीं या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुप्त प्रचारक की नहीं, भूमिका में कोई नहीं रहते? नहीं, कोई नहीं करता। नहीं रहता सर, ओपनली बिल्कुल नहीं बोल कर रहे थे, मस्जिदों में बिल्कुल कर रहे थे, इधर वाले कह रहे हैं कि नहीं होता। अगला प्ले कीजिए। नहीं, Next। मस्जिदें इस बेसमेंट पर में नहीं अभी होती डिबेट भाई। बहुत नहीं करूंगा मैं। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर सही किया था, क्योंकि आप ही का बयान था कि महमूद गजनबी ने जो किया वो सही किया, फिर आपने बाद में माफी मांगी, आपने कहा रोमिला थापर को मैंने पढ़ लिया, वो मैं गलत समझ गया था। अभी आप किस पर हैं? देखिए, मैंने उस वक्त भी जो कहा था, मैं आज भी उस बात पर अपनी इसलिए कायम हूं। मैंने ये नहीं कहा था मंदिर तोड़ा महमूद गजनवी, मैंने ये कहा था कि महमूद गजनवी ने उस पर हमला किया। जब हमला होगा तो बहुत सारी चीजें टूटेंगी। महमूद गजनवी ने हमला किया, लेकिन किया क्यों, उसके पीछे के कारण समझिए। तो फिर आपने माफी क्यों मांगी थी? सुनिए, 100 मील दूर पर, इसके लिए तो मेरे ऊपर केस भी है, मैं जाके सोमनाथ जाके आया हूं, केस है बाकायदा सोमनाथ पर।
100 मील दूर पर महमूद गजनवी थक के रुक गया था। आज ये बताइए आप इस पे किस पे कायम? हाँ नहीं कुछ नहीं कहना, हिस्टोरियन है, मिडिवल की नहीं है, इस पे उसके इतिहास कहने में जैसी कोई चीज है नहीं, इस पे आप कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना इस पर कुछ नहीं कहना उनको, इसलिए अभी शायद कि मामला सबजुडिस है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। आगे, वक्फ कानून में संशोधन से आम मुसलमानों का फायदा होगा, हाँ नहीं कुछ नहीं कहना। नहीं, नुकसान होगा। मैंने चलिए, कहा और मैं अगर- विचारधारा से मेल नहीं खाता। ये कह रहे हैं कि उस वाले में अगर वोटिंग होती तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट बिल्कुल, नहीं मैं बोल करता, ये भी वो चुका कह चुके। आगे चलिए, नेक्स्ट है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता से किसे फायदा है? हिंदू को, मुसलमान को, हम भारत के लोग सभी इससे बेनिफिट होंगे। किसी को भी नहीं, हिंदू को फायदा है, किसी को भी नहीं है। क्या फायदा हो? हिंदू को फायदा है ना, इधर से भेदभाव मिटेगा। पूछा भी नहीं, लेकिन हिंदुओं को फायदा है, और नहीं, इधर से किसी कहा को जा रहा है नहीं। किसी को नहीं। नेक्स्ट दिखाइए, किसी को भी नहीं। लागू होना चाहिए। हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ बटन दबी है या असल में दिल के दिमाग के कई तार भी छिड़े हैं। क्या मजहबी मानसिकता देश के लिए खतरा है? हाँ नहीं कुछ नहीं कहना। हाँ है। तो ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं। क्या? चित भी मेरा है, पट भी मेरा है, नहीं, सिक्का तो मेरा है। धार्मिक मानसिकता चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, वो देश के लिए खतरा है। नेक्स्ट दिखाइए जरा। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, सारा एक साथ देख लीजिए फिर एक, वरना मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है? औरंगजेब है, मोहम्मद अली जिन्ना? रहनुमा कोई भी नहीं इनमें से। यस, तो ये तब्दीली है क्या? ये भी समझूंगा मैं अपनी जेल चीज से। अगला दिखाइए जरा, धर्म संकट में। नेक्स्ट, बहुत जल्दी से, मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन? इनमें से कोई नहीं, और साजिद रशीदी। हालांकि ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए मौलाना के मन में ये चेहरा देखकर क्या आता है? आप रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, किसने हक दिया नहीं दिया, कौन आवाज उठाता है, कौन झंडा लेके चल रहा है, ये कौन है? अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, मुसलमानों के लिए, कौम के लिए कर रहा है कुछ कि नहीं कर रहा है? अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, बस फुल स्टॉप। अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, फुल स्टॉप। बल्कि वो ये भी कह सकते थे कि टोपी लगाए हुए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, धर्म संकट। मौलाना के मन में इनको देख के क्या आता है? ये ना कह दीजिएगा चश्मा लगाए हुए है। नहीं, ये हमारे देश के अंदर इन पर कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी धारा नहीं है कि इनको जो है भगोड़ा कहा जा सके। कानून से भाग रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से भाग रहे हैं। देश में इन पर ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो लूप होल को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो लूप होल्स बने हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये ठीक कर रहे हैं। योगी जी बताएंगे। योगी जी बताएंगे। ये चेहरा देखने के बाद मौलाना तौकीर रजा का कह रहे हैं योगी जी बताएंगे, तो अब योगी जी पर बता दीजिए आप। गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे। गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे, वो तो अभी भी लगते हैं। नहीं, जो मेरा जवाब है, गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे। गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। जो चाहता है वो करता है। यस, दैट्स द पॉइंट। इस वजह से मौलाना ने वोट दिया है। जो चाहते हैं इसकी चाहत से घबराहट वो करते हैं। बिल्कुल। आप इसके दोनों पहलू ले सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं, आप ये आपकी सोच पर निर्भर है। नहीं, आपका मेरी सोच अगर होती तो मुझसे पूछा जा रहा होता। आपकी सोच पूछी जा रही है। मैंने तो बताया कि जो चाहते हैं वो करते हैं। आप कौन सी सोच से कह रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं, ये तो आप उसकी सोचो। उनकी पूछ रहे हैं सर, दिनेश जी ये की, आप अपनी भी तो मुझसे सोच एक चीज बताइए। पूछी कि मैंने एक चीज का जवाब दे दिया। एक लाइन में वो कह रहे हैं मुझको। एक तीसरी सोच भी होती है। क्या? एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। एक होता है डर। नहीं, एक तीसरी होती है अपॉर्चुनिस्ट। यस, वही डर। अच्छा, एक चीज तो बताइए, आपकी सोच कौन सी है? तीसरी मसूद भाई मैं आपसे ही पूछता हूँ जी। आपसे ही पूछता हूँ। एक साथ पूछ लीजिएगा। ये वाली तस्वीर देख लीजिए। देखिए, ये वाली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, वन लाइनर जरा इनोसेंट है, इनोसेंट है। आपकी तरह इनोसेंट है वन लाइनर आपकी तरह। नेक्स्ट दिखाइए। लेकिन बाकी इधर से अभी वन लाइनर मत आने दीजिए, अभी यहीं से आने दीजिए। ये हाँ, ये तो गुरु है इनका। बाप से 2 कदम आगे है।
तभी राहुल किस वहां के मामले में? पीछे भागे हैं। सियासत में बाप से दो कदम आगे। आगे। दो धारी तलवार है। तो उनको तो मुल्ला मुलायम कहा जाता रहा, इनको क्या कहा जाना चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूं कि मुल्ला मुलायम उनको इसलिए कहा गया क्योंकि पीएससी ने गोली चलाई हाँ। कार सेवकों पर, उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। जैसे कहीं मर्डर होता है ना, और कोई भी जमात खड़ी होती है वो कहती है मैंने कर दिया, तो नाम चल जाता है जमात का, किसी जमात ने कर दिया। गोली चली केंद्र के ऑर्डर से, और मुलायम सिंह ने कह दिया मैंने चलवा दी। अच्छा एक बात बताइए, आपको यहीं रोक के पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि मिल्कीपुर में चुनाव हो रहे हैं, आप वहां पर हैं और आप वहां के वोटर हैं और आपको चुनाव करना है और यही ईवीएम है जिसको आपको बटन दबानी है। मिल्कीपुर का उपचुनाव हो गया वैसे, लेकिन चुनाव में आपको इन दोनों में से देखना, यही बटनें आपके सामने लगी हुई, तो क्या करेंगे आप? क्या बटन दबाएंगे? मिल्कीपुर में पहले वोट बनवा दो, सोच लेंगे। मतलब मिल्कीपुर में अगर आप होते तो सोचने का टाइम लेते, फिर यहां वाली नहीं बात सर, नहीं होती कि आप वोट देके ऐलान कर दें। सर पहले मेरा वोट होना चाहिए ना मिल्कीपुर में। सर मेरी तीसरी बात सही मेरा निकल वोट ही रही नहीं हुआ। है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जब अपॉर्चुनिस्ट मेरा वाली। वोट ही नहीं है तो मैं फैसला कैसे तो करूं? यहां फर्ज कीजिए वाली बात इसलिए नहीं चलेगी कि वो आपका कोई जानने वाला मान लीजिए वहां रहता है, फोन उठा के पूछे कि हजरत ये बताइए, आप मेरे बड़े हैं, मुझको थोड़ा गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए, मैं कौन सी बटन दबाऊं? कोई जानने वाला भी नहीं है। दिनेश एक सेकंड, आज कोई जानने वाला भी नहीं है, फोन पे ऐसे नहीं आ रहे हैं जिसमें कोई धमकी हो। दिनेश अब ये पुल बनने वाला काम, पुल बनने वाला काम मिल्कीपुर में नहीं है। हाँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि जब इन्होंने दिल्ली में ये कह करके ऐलानिया वोट बीजेपी के लिए किया है, मिल्कीपुर में किसको वोट देंगे, ये सवाल कहां से उठता है? असल में मौलाना दोनों तो हाथों में लड्डू कह रखना रहे चाहते हैं कि हैं। दिस गोज विदाउट सेइंग कि अगर ये वहां भी होते तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते, क्योंकि अगर इन्होंने यहां वोट देके ऐलान कर दिया तो वहां पर रह क्या जाता है। लेकिन अगर ये रशीदी साहब, अब बस एक कंक्लूड करते हुए आपसे बात पूछता हूं, दिनेश जी, एक सवाल आपने अपनी कौम को भी एक तरीके से संदेश दिया क्या? और 2027 में जब आप चुनाव में जाएंगे तो क्या यही बटन दबाएंगे? देखिए, वोट जो है ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ये सच्चाई है। हाँ, उससे कोई खतरा नहीं होगा तो नहीं देंगे बीजेपी को। आपने देखा होगा कि अक्सर सियासी लोग कहते हैं कि 30% वोट ऐसा होता है जो हवा के साथ बहता है। तो एक बात बताइए आप, नहीं मुझको ये बताइए, आप वोट देकर आ गए थे, आपने आत्मा की बात सुन ली थी, आप वोट देकर आ गए थे, चुप रहते, आपने जिसको दिया था, आपका संवैधानिक अधिकार है, मुझे काम करना है ना अपने समाज के लिए, मुझे काम आगे भी करना है। मतलब आप समाज को ये संदेश दे रहे थे कि तुम भी इनको वोट दो? मैं समाज को यह संदेश दे रहा हूं कि जो लोग तुम्हें डराने का काम करते हैं उनसे डरना छोड़ दो, उनसे डरना छोड़ दो। अपने आप को हिंदुस्तान का नागरिक समझकर, हिंदुस्तान का वोटर समझकर, हिंदुस्तान का हिस्सेदार समझकर डरा कौन है? डरा हुआ कौन है? करके चलो। अच्छा एक चीज और कि अगर मान लीजिए आप अकेले, मैं ये मानता हूं कि आप अकेले मुस्लिम नहीं हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जाकर वोट किया होगा, कई और लोग होंगे जिन्होंने भारतीय, अभी वो ही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी से जो नाराज हैं वो जाके वोट देकर आ गए, लेकिन उनमें से किसी ने ऐलान नहीं किया है। उन्होंने किसी ने आके ऐलानिया टीवी पर ये नहीं कहा है कि देखिए मैं मुसलमान हूं और बीजेपी को वोट देकर आया हूं। उनके दिमाग में वो सोच नहीं है ना जो मेरे दिमाग में है। बस सोच पे। अरे दिनेश जी, एक मैं सवाल चाहता पूछना हूं कि चाहता मेरी हूं। बिरादरी, मेरा समाज बहुत जल्दी से वोटर 2-3 सवाल निकाले। पब्लिक के भी लेता हूं, बहुत जल्दी से। आप ले चुके हैं, प्लीज टाइप। अच्छा एक जल्दी क्वेश्चन है बस सर, जैसे आपने कहा आप पुल का काम कर रहे हैं अभी भाजपा और मुसलमानों के बीच में, तो सर अब जैसे दिल्ली का तो चुनाव हो गया, उसके बाद आपने बताया कि आप भाजपा को वोट दिए, बिहार में चुनाव होने वाला है, तो क्या आप गुप्त रूप से प्रचार नहीं करे भाजपा के लिए? बिहार के जो जनता, मुस्लिम जनता जो है, उनको तो आप सीधा बता रहे कि हाँ हम पुल का काम कर रहे हैं, आप भाजपा को समर्थन देना। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मेरा बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं अपने समाज को जो मैसेज देना चाहता था मैंने पहुंचा दिया, इस पर मैं बाकायदा काम करूंगा। उन्होंने जो समाज को संदेश देना था, देखिए कहते हैं कि आपका किया हुआ आपके कहे हुए से ज्यादा असर डालता है। तो जो कहा हुआ है वो तो आप सबके सामने है, लेकिन जो किया हुआ है वो आपके सामने है देखने के लिए। जी अब जल्दी से अपनी बात। आप बोलते हैं कि आपने जो भाजपा को वोट दिया है ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच एक पुल बने, तो क्या जो मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं दे रहा है वो हमारे भाईचारे की बगावत करता है? नहीं, ये सवाल आप अपने मन से पूछो। जब लोग आपसे कहते हैं, बढ़िया सवाल, जब लोग आपसे कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ, क्या आपके मन में यह सवाल पैदा होता है कि मैं मुसलमान की टोपी देखकर नारा लगाऊं? नहीं होता ना। मैं यही चाहता हूं
नेक्स्ट। कि कोई हिंदू मुसलमान की टोपी देखकर ये नारा ना लगाए। ठीक है, नेक्स्ट। नमस्ते सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर मैं किसी को वोट दे रही हूँ, मतलब मैं उनकी आइडियोलॉजी से अग्री कर रही हूँ, तो मस्जिद टूट के जो मंदिर बना था, मतलब आप उस आइडियोलॉजी से भी अग्री कर रहे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बेटा मैं देखो, आइडियोलॉजी से एग्री जब करता है आदमी, जब उसकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। गलत बात। क्यों? मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। मैं किसी भी पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण नहीं की, लेकिन वो वोट देकर आता हूं।